नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माय पैशन एजुकेशन। ये मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया है नया एजुकेशन के लिए और मैं चाहती हूँ आप सबको हेल्प मिले और आप सब असाइनमेंट मेरी जैसे बहुत अच्छे से कर पाएँ और अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे आपको जैसे मुझे मिले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और मेरे 1000 सब्सक्राइबर बनाने में मदद कीजिए। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी करे। देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा, धरती धन्य अपना उपन्यास के आंचलिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। अच्छे ही ढंग से हमने लिखा है बहुत कोशिश करके। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। बिना देरी करें हम फटाफट अपना आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देंगे हम। देखिए, लेखक का जन्म 23 नवंबर 1930 को हुआ है और धरती धन्य अपना जो उपन्यास है वो जगदीश चंद्र जी का है और ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। आप पढ़ के देखिए इसको। परिचय। धरती धन्य अपना में पंजाब के दोआब के ग्रामीण अंचल को चित्र में रूप दिया है। यह उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा रचित है। यह इन्होंने 1955 में शुरू कर दिया था, लेकिन 8 अध्याय लिखकर छोड़ दिया था। किसी कारणों से उन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद में उन्होंने एक और उपन्यास लिखा, यादों के पहाड़ शीर्षक से 1966 में छपा था ये। और धरती धन्ना अपना 1972 में पहला संस्करण इसका आया था, पहला इसका अध्याय आया था मतलब। और ये 6 अध्याय छप चुका था। 6 अध्याय इसके थे। लेखक ने अर्थशास्त्र में एमए किया है और सरकारी नौकरी की। फिर बाद में उन्होंने सेना में भी कार्य उन्होंने किया है। और 1966 में यादों का पहाड़ उनका पहला उपन्यास है। मुट्ठी भर काकर एक अन्य उपन्यास उनका है। इनका जीवन 66 वर्ष का रहा है, जिसमें इन्होंने 40 वर्ष तक इन्होंने साहित्य में कार्य किया है। उन्होंने नरकुंड में बास 1994 एवं जमीन अपनी तो थी 2001 में ये उपन्यास उन्होंने लिखा और प्रसिद्ध हुआ है। शीर्षकों के अंतर्गत एक ऐसी उपन्यास त्रयी की रचना की है जिसके आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग दलित मजदूर है। व्यक्तित्व इनका देखिए। लेखक जगदीश चंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे प्रगतिशील रचनाकारों में एक हैं। सशक्त रचनाकार के रूप में इनका नाम लिया जाता है। जगदीश चंद्र का व्यक्तित्व बहुआयामी है। व्यक्तित्व देखते समय व्यक्ति को शारीरिक बनावट, जीवन मूल्य, मनोवृत्तियां, रहन सहन, जन्म मृत्यु, परिवार आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में डॉक्टर सरोज मार्कंडे के विचार यहाँ द्रष्टव्य है। किसी व्यक्ति की विशेषता, भिन्नता, विचित्रता उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट होती है। अतः यह व्यक्तित्व व्यक्ति के पूर्ण परिचय, उच्च वर्गों के साहित्य मूल्य सर्वस्व बनाए हुए हैं। वास्तव में धरती धन्ना अपना कि दलित सांस्कृतिक स्तर पर पिछड़े इसलिए भी है कि उनमें शिक्षा का प्राय अभाव है। पढ़े लिखे दलित बच्चों को उपन्यास में चर्चा नहीं की है। दलित वर्ग को छुआछूत द्वारा अपमानित प्रताड़ित किया गया है। दलित वर्ग तो समझते होंगे मित्रों आप कि दलित वर्ग वह होता है जो नीची जात को कहा जाता है, जिनसे छुआछूत की जाती थी पहले के समय में। जमींदार वर्ग, ब्राह्मण लोग, राजपूत वर्ग, उच्च कुल के वर्ग के लोग उनसे छुआछूत करते थे। कास्ट के आधार पर उनके काम भी बांट दिए जाते थे, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं हम। दलित वर्ग को छुआछूत द्वारा अपमानित प्रताड़ित किया जाता है। उनकी स्त्रियों को यौन शोषण द्वारा अपमानित और मानसिक रूप से पंगु बनाया जाता है। शिष्ट संस्कृति के वंचित रहे उन्हें चेतना के अभाव में शारीरिक मानसिक गुलामी की स्थिति में रखा जाता है ताकि वे सचेत, सजग, संगठित हो अपनी मुक्ति का प्रयास न कर सके। उनको इतना दबाया जाता है कि वो अपनी मुक्ति का प्रयास ही ना करें, वो उनके बंधन से छूट ही ना पाए। अब देखिए यहाँ पे जो उपन्यास है धरती धन्ना अपना, उसका सारांश हमने लिखा है यहाँ पे। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में जगदीश चंद्र जी का योगदान अमर है। उन्होंने उपन्यास रचना द्वारा हिंदी उपन्यास के एक महत्वपूर्ण स्थान पूर्ति की है। दलित जीवन भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सामाजिक जीवन में तो अपेक्षित रहा है, सृजनात्मक के क्षेत्र में भी बहुत उपेक्षित रहा है। जगदीश चंद्र इस जीवन को केंद्र में रख अपनी उपन्यास धरती धन्ना अपना उपन्यास से
चों की बड़ी भूमिका है। चों से ही आदमी आती है, चों में ही बच्चे खेलते हैं। ये देखिए कोई एक विशेष स्थान का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चों शब्द को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। उपन्यास के आरंभ से ही लेखक ने परिवेश चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। भौगोलिक से सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तक उसकी दृष्टि का विस्तार है। गांव में दाखिल होते ही काली के नाक को गांव की विशिष्ट गंध की पहचान मिलती है। मतलब हमें कोई भी खुशबू या बदबू किससे मालूम होती है? नाक द्वारा। तो यहाँ पे उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। विशिष्ट गैप की पहचान मिलती है, भले ही वह 6 वर्ष बाद गांव लौटा हो। अब काली नाम का यहाँ पे पात्र है, वो 6 वर्ष बाद अपने गांव को वापस लौटा है। इस अंचल विशेष की संस्कृति के अनुरूप काली की चाची प्रतापी उसे बिना पैर तेल छुए घर में दाखिल नहीं होने देती है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी नज़र उतारी जाती है, उसी तरह का कुछ नियम यहाँ पे बताया गया है। भले ही उसकी शीशी में एक बूंद तक तेल ना हो। देखो यहाँ पे गरीबी का भी बखान किया गया है कि जो उसकी चाची है वो काली की नज़र उतारना चाहती है। भले उसकी तेल की शीशी में एक बूंद तेल ना हो, फिर भी वो कुछ कोशिश करेगी। इस अंचल विशेष जो पूरे पंजाब पर भी लागू होता है। मानवीय संबंधों का स्वरूप भी उपन्यास में स्पष्ट रूप से उधड़ा पड़ा है। पंजाबी लोग स्वभाव से भावुक, संबंधियों से शोरीले होते हैं, इसलिए अपने बच्चों की चर्चा वे ऊंचे सुरों में करते हैं। इसलिए अपने संबंधों की चर्चा वे ऊंचे सुरों में करते हैं। वैसे तो प्राय उनका प्रत्येक व्यवहार ऊंचे सुर वाला होता है। यही स्थिति घोड़े वाले गांव के दलित संबंधी भी सच है, और यह समुदाय संबंधी भी। घोड़े वाले गांव के दलित समाज पर भी भारतीय समाज के का प्रतीक व्यक्तित्व मात्र शारीरिक विशेषताओं का परिचय नहीं, अपितु व्यक्ति की समस्त विशेषताओं, मानसिक सांस्कृतिक पूंजीभूत रूप है। धरती धन्ना अपना भारत का महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास एक दलित वर्ग की पीड़ा, उसकी त्रासदी, उसकी मजबूरी व गरीबी की कहानी है। यह सत्य घटनाओं पर आधारित है। चरित्रांकन, अब चरित्र का यहाँ पे चित्रण किया गया है, वो देखिए आप। उपन्यास में चरित्र अनेक हैं, लेकिन सर्वप्रथम काली और ज्ञानो है। इनमें भी काली उपन्यास के केंद्रीय चरित्र का दर्जा रखता है। शेष अन्य चरित्रों में चाची, प्रतापी, जीतू, ताई, निहाली, प्रीतो, निक्कू, लज्जू शाह, डॉक्टर बिशन दास, पादरी अचितराम, पंडित संतराम महाशय, नंद सिंह, कामरेड, टहल सिंह इत्यादि शामिल है। इनमें से अधिकांश चरित्र व्यक्तित्व न होकर समुदाय या वर्ग के रूप में आए हैं। ज्ञानो व काली भी इस अर्थ में प्रतिनिधि चरित्र है, क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व विशिष्ट गुणों के बावजूद प्रतिनिधि वर्ग या समुदाय का ही करते हैं।